हेलो फ्रेंड। तो लेकर आ गए हैं आपके सामने इंट्रोडक्शन टू IS 456। जो मैंने पहले आप लोग को बताया था कि IS 456 2000 जो है ये कोड है। इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो आपको थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरी है। जैसे कि बात हो रही है, जैसे कि लिमिट स्टेट क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। उसके प्रिंसिपल के बारे में देख लेंगे, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। उसके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में देख लेंगे। एजम्पशंस क्या क्या हैं किसके लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर, ठीक है। देखो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स भी होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होती है। तो ये जो कोलैप्स होता है इसमें फ्लेक्चर भी होता है और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कंप्रेशन, जैसे सीयर हो रहा है, सीयर के लिए क्या क्राइटेरिया होगी। तो सारा कुछ लिमिट स्टेट एज कोलैप्स में सारा पॉइंट आ जाएगा। वो सब चीजें भी बताएंगे। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपका डिफ्लेक्शन आ सकता है, क्रैक आ सकता है। तो ये सबको किस तरीके से मेंटेन करना होता है वो सारा कुछ लिमिट स्टेट में आ जाता है। जैसे यही कोलैप्स में सीयर भी आ जाएगा, लिमिट स्टेट ऑफ सीयर भी आ जाता है। फिर उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखेंगे। कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसको FCK भी बोला जाता है शॉर्ट में, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब जो किस स्ट्रेंथ को लेकर मैं डिजाइन करने वाला हूं उससे रिलेटेड पॉइंट। और डिजाइन लोड मतलब किस लोड को लेकर मैं डिजाइन करने वाला हूं, कितना लोड को मैं लेकर, कितना लोड फ्यूचर में आने वाला है। जैसे जो भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं उस पर लोड कितना आने वाला है, उसको उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना डिजाइन लोड होगा, मैं कितने लोड के ऊपर डिजाइन करने वाला हूं, कितना लोड लेकर, उसके ऊपर वो कैसे फाइंड आउट होगा। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करेंगे क्योंकि लिमिट स्टेट में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आता है, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट के जो ग्रेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होते हैं, जैसे M20, M10, M15, M25, M30, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड हैं। तो वो क्या होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील के भी ग्रेड होते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। जो आपने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ा था उस ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो RCC में जो स्टील यूज होने वाला है उस ग्रेड की यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट मिक्सअप, ठीक है, इसको मिक्सअप मत करिएगा। और कुछ और इम्पोर्टेंस ऑफ यूज ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। कंक्रीट में जब रेनफोर्समेंट यूज करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। स्टील के लिए तो आपने बहुत बार देखा है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1 पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी आपका आ गया था कि स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1 बाय 1 करके मैं बताते जा रहा हूँ कि ताकि आपको ये समझ में भी आते जाए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा वीडियोज के लेंथ थोड़े ज्यादा हों, लेकिन आप 1.5 के स्पीड से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अभी एग्जाम का डेट आया नहीं है, तो ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको फटाफट आपके सामने सारा ये टॉपिक क्लियर कर दें कि ताकि आप देख के अपने हिसाब से क्लियर कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉइंट बता दूं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट स्टेट, ठीक है। तो लिमिट स्टेट क्या है, तो लिमिट स्टेट ये बोलता है कि ये इस तरीके का मेथड है, मेथड से डिजाइन किया जाता है कि जिससे कि स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है वो क्या करे कि जो लोड अप्लाई करे वो सेफली रहे, ठीक है, जिससे कि लाइफ हमारा सेफ रहे और जो सर्विस के लिए बनाया गया है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। चाहे वो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, चाहे क्रैकिंग आ रहा हो, चाहे बेंडिंग आ रहा हो, सारा कुछ रजिस्ट करते हुए ये डिजाइन किया जाता है। जिसको जो डिजाइन किया जा रहा है वो एक मेथड है जिसका नाम है लिमिट स्टेट। उसके प्रीवियस भी आपने बहुत सारे टॉपिक के बारे में सुना होगा, जैसे कि स्टील जब मैं स्टार्ट करने वाला था तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि WSM मेथड भी होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी है, ठीक है। तो ये सब मेथड है जिसमें से हमें सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ओके। और जैसे कि अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, लिमिट स्टेट का डेफिनेशन अगर आपके लिखने के लिए आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ये रेफरेंस से आप रेफरेंस कोड आपको यूज करने को एग्जाम में मिलेगा। IS 456 2000 में पेज नंबर 67 पे आप देखेंगे तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 67 पे, ठीक है।
उसके डेफिनेशंस भी ये मिल जाएंगे कि द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। देखो ध्यान से समझ लो, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट जो एक्सेप्ट कर सके बिफोर फेलियर, फेलियर होने से पहले जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारी सेफ्टी भी दे सकते हैं, सर्विसिबिलिटी भी दे सकते हैं, उसी को बोला जाता है लिमिट स्टेट। क्लियर हो गया होगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं पॉइंट आपको बता चुका था कि उसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप ऑफ लिमिट स्टेट। एक तो लिमिट स्टेट में अगर मैं बात करूं तो लिमिट स्टेट जो पॉइंट है उसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स ना हो तो उसके लिए क्या लिमिटेशन होगा, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, जिस सर्विस के लिए मैंने बनाया है वो सर्विस बरकरार रहे तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोलैप्स की बात करूं तो विच डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके का स्ट्रेंथ देंगे, इस तरीके की स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को देंगे कि ताकि वो जितना मतलब एक्सेप्टेड जो लोड देने वाले हैं उसको कैरी कर सके। नंबर ऑफ पार्ट या होल ऑफ द स्ट्रक्चर शुड फॉल अपार्ट अंडर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरलोड। जैसे कि मान लो कि बेंड होने वाला है तो वो बेंड रजिस्ट कर पाएगा, इस तरीके के ध्यान में रख के बनाएंगे। कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन को झेल पाएगा, शियर को झेल पाएगा और टॉर्सन को। तो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बेस पे हम जब डिजाइन करेंगे, जैसे कि फ्लेक्चर के रिलेटेड बात करेंगे तो फ्लेक्चर किस में आएगा, अगर फ्लेक्चर की बात करेंगे तो ये आता है बीम में आ जाता है, स्लैब में आ जाता है। कंप्रेशन किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, शियर किस में आ जाएगा, शियर आपका बेंड मतलब एक्सियल जैसे कि आपके कॉलम में भी आ सकता है और बीम में भी आ सकता है, टॉर्जन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब शियर टॉर्जन में मेरे ख्याल से कॉलम और फुटिंग के जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें आ सकता है। ठीक है, वही चीज अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो जो सर्विस के लिए बनाया गया है वो ये फुलफिल करेगा, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, जैसे कि डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन कितने लिमिट तक होगा तो चल जाएगा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो चीजें इसमें सर्विसिबिलिटी में पड़ेंगी। हालांकि इस सिलेबस में ये इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है, ये सब के रिलेटेड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़े थोड़े आपको पार्ट में पढ़ते हुए भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्रैकिंग से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर टिकेगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। फायर रेजिस्टेंस, आग लग जाती है तो वो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वो रजिस्ट कर पाएगा। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ होना चाहिए, ये कितने टाइम तक टिक सकता है, ये सब सर्विसिबिलिटी में पॉइंट आ जाते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब यही आ जाता है, जैसे कि जो पॉइंट मैंने बोला, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को इस तरीके से प्रोवाइड कर सके कि ताकि ये सारा जो होने वाले हैं लोड के कारण ये ना हो। ठीक है, तो उसके बेस पे हम डिजाइन करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस लेकर हम डिजाइन करते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान में रहने चाहिए कि क्या एजम्पशंस लेकर हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एजम्पशंस मेड इन थियरी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। ये फ्लेक्चर के लिए बात कर रहा है, फ्लेक्चर किस में आता है, बीम में आएगा। ठीक है, अब जितने टाइप के बीम होते हैं उसमें फ्लेक्चर आएगा, तो बीम को लेकर हम कुछ एजम्पशंस रखे हैं, उसके बेस पे हम डिजाइन करते हैं। ये हमारा IS 456-2000 ये एजम्पशंस देता है। ये भी एजम्पशंस आपको पेज नंबर 69 में मिल जाएगा, IS 456 पेज नंबर 69 में मिल जाएगा। और ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की अगर बात करेंगे तो IS 456 पेज नंबर 67 क्लॉज जो है 35.2 पे आपको ये मिल जाएगा, प्रोवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जितनी बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बात किया है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग होने के बाद भी हमारा ये क्या ऐसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। इस तरीके से एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। दूसरा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट जो होगा एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। ठीक है, मतलब बेंडिंग हो रहा है तो आउटर मोस्ट में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होने वाला है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.0035 जितना स्ट्रेन मतलब चेंजेस कितना हो सकता है। ठीक है, चेंज मतलब कितना मतलब चेंजेस आ सकता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर कितना मतलब डिफॉर्म हुआ है वो चीजें ये बता रहा है, आउटर मोस्ट फाइबर की बात कर रहा है। ये चीजें जब मैं थर्ड चैप्टर जो है सिंगली आरसी बीम पढ़ाऊंगा तो उसमें स्टार्टिंग में इसके बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है, थर्ड ये बोला है द रिलेशन बिटवीन कंप्रेशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट
एंड द स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा कंक्रीट का और स्ट्रेन का, जब हम उसका रिलेशन देखेंगे, किसका, रेक्टेंगल हो या ट्रेपेजियम या पैराबोला, ठीक है, और एनी अदर शेप विच रिजल्ट इन प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इन सब्सटेंशियल एग्री विद द रिजल्ट ऑफ टेस्ट। हालांकि ये सारे पॉइंट आपको मैंने बताया कि IS 456 2000 में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ये पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा, उनके बीच का रिलेशन ये रहेगा कि कुछ प्रिडिक्शन भी लेके चलते हैं, रेक्टेंगल हुआ, ट्रेपेजियम या पैराबोला के बीच में, और उनके रिजल्ट टेस्ट के बीच में कुछ प्रिडिक्शन लेके चलते हैं। बात यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, मतलब जब कंक्रीट की मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो वहां पे इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ को बिल्कुल नहीं झेल सकता है। इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर कंक्रीट से रिलेटेड बात होगी तो बिल्कुल वो टेंसाइल, मतलब अगर उसमें खिंचाव किया जाए, ठीक है, टेंशन प्रोड्यूस हो तो वो झेल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। बात यहाँ पर ये हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट बोला है द स्ट्रेस इन रेनफोर्स आर डिराइव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेनफोर्स का जो स्ट्रेस है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जब उसका हम ड्रॉ करके बताएंगे स्टील का, या वो भी चीजें आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो आता जब डायग्राम के साथ डिटेल में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन जो होता है रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट ए फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, कितने के कम नहीं होना चाहिए। बात कर रहा है कि उस सेक्शन में फेलियर शैल नॉट बी लेस देन कितने के, तो यहाँ पर वो चीजों की क्राइटेरिया भी दी हुई है। FY 1.15, ये FY अपान गैमा M भी है, ठीक है, इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 स्टील के लिए होता है, और ES प्लस 0.002, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या चीज, इससे कम मतलब जो स्ट्रेन टेंशन में है, ठीक है। टेंशन कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। कोई भी अगर बीम है, जैसे अगर मैं ये बीम की बात करूं तो इसको बेंड होगा तो इस तरीके का आएगा, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है, और ये वाला पार्ट है इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये वाला पार्ट में कंप्रेशन, यहाँ टेंशन, तो यहाँ टेंशन में जो स्ट्रेन आएगा टेंशन में, वो इससे स्टील के रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें करना है। क्यों कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो कहाँ तक क्राइटेरिया ज्यादा रख सकते हैं, वो सारा कुछ भी मैं 3rd चैप्टर सिंगली आरसी बीम में आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सर्विसिबिलिटी की अगर बात करें, जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, तो वो भी चीजें यहाँ पर समझ सकते हैं कि सर्विसिबिलिटी मतलब डिफ्लेक्शन का, क्रैकिंग, दो चीजों को लेके यहाँ पे बताया कि डिफ्लेक्शन कब आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या रखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो वो चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको IS 456 पेज नंबर 75 पे मिल जाएगा, जो पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ IS 456 2000 की बात करें तो वो कहाँ पर मिलेंगे और ये क्यों दिए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो चीजें मैं समझा दूंगी ताकि आपको आइडिया मिल सके। जब हम डिजाइन करेंगे या एनालिसिस करेंगे इसमें, तो इन क्राइटेरियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ताकि आपको समझ में आ सके। तो जैसे डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये IS 456 पेज नंबर 37 क्लॉज, ये इस क्लॉज में आपको फ्लेक्चर मेंबर के लिए L/D रेशियो शुड नॉट एक्सीड वैल्यू, L/D रेशियो इससे ज्यादा नहीं होगा। किसके लिए, देखो ध्यान से, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए बोला है, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर के लिए बात किया है। अगर कैंटिलीवर है तो 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूअस है तो 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए L/D रेशियो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर, ये चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है। क्रैकिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो ये भी पेज नंबर 46 पे मिल जाएगा, IS 456 क्लॉज 26.33 पे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो बात ये कह रहा है कि फॉर बीम, अगर बीम के लिए कर रहे हैं तो द स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू, जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग मतलब जो बार होता है, दो बार के बीच का स्पेस होता है, वो कितना रहना चाहिए। तो अगर स्लैब के लिए कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, स्लैब में करते हैं तो एक मेन रेनफोर्समेंट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव स्टील होता है, दोनों ध्यान में रखना। मेन स्टील बार के बीच के जो गैपिंग होती है, ध्यान देना, 3D, D क्या है,
इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ मतलब ये जैसे ये स्लैब है, ठीक है, ये हमारा कॉलम है, ये स्लैब है, ठीक है। तो ये जो स्टील प्रोवाइड किया गया इधर, ठीक है, तो स्टील और ये आउटर मोस्ट के बीच का जो डेप्थ होता है उसको स्मॉल डी बोला जाता है। तो ये स्मॉल डी 3 × D, ठीक है, और 300 mm, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो इसका स्पेसिंग दिया जाएगा। मेन बार के बीच में, मेन रेनफोर्समेंट जो यूज होगा उनके बीच का स्पेसिंग दिया जाएगा। वही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की अगर बात करेंगे तो 5D और 450 mm, जो इनमें से दोनों में से स्मॉल होगा उसके बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव स्टील के बीच का गैपिंग लेंगे। और एक और चीज है लिमिट स्टेट ऑफ शियर, ये भी ध्यान में रखना है। तो लिमिट स्टेट ऑफ शियर ये बीम में और स्लैब में दोनों में आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। फिर बाद में ये कैरेक्टरिस्टिक वाला स्ट्रेंथ वाला है, वो चीजों का डिस्कस करेंगे। अगर बीम के लिए बात करेंगे तो उसका जो शियर स्ट्रेस होता है, एवरेज शियर स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेस कंप्रेशन में मैक्सिमम से कम होना चाहिए। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, VU/V/D, ठीक है। और ये टाउ सी मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, तो ये चीजें आपको मिल जाएगी वैल्यू IS 456 टेबल नंबर 20 पे। IS 456 टेबल नंबर 20 देखेंगे तो उसमें टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू दी होगी। टाउ V की वैल्यू आप VU/VD से फाइंड आउट कर लोगे। V क्या है, विड्थ ऑफ बीम है, और D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है, ठीक है। और VU ये शियर फोर्स है, तो इसके बेस पे आपको क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस मिलेगा। और ये जो टेबल है इसे कंपेयर करोगे, अगर इससे कम आ जाता है तो फॉर बीम के लिए ये एप्लीकेबल है, लिमिट फॉर शियर स्ट्रेस के लिए एप्लीकेबल है। वही चीज अगर स्लैब के लिए देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, जो फाइंड आउट करोगे इससे, और टाई सी मैक्सिमम जो होगा वो डिवाइड बाई 2 करोगे, उससे ये कम होना चाहिए। ध्यान रखें कि आधे से भी कम, यहाँ पे तो इसके कम होना चाहिए, ठीक है, ये आधे से भी कम वैल्यू होना चाहिए। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है, ठीक है। बाकी जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे वीडियोज मैं बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े वीडियोज में आपको बहुत टाइम भी लगेंगे। तो मैं बहुत बड़े बड़े, हाँ न्यूमेरिकल होगा तो थोड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको भी आप मतलब थोड़े से स्पीड में करके देखेंगे तो आप वो चीजें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।